हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल। प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत जम के चल रही होगी। दोस्तों, जो ये अरिहंत की सीरीज चल रही है, अरिहंत की सब्जेक्टिव वाली है ये, इसमें हमारा अगला टॉपिक होने वाला है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करेंगे। इससे पहले बता दूं कि चैनल पर नए हैं और लगातार ऐसे ही कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एक प्लेलिस्ट है जिसमें अरिहंत की सारी वीडियोस को मैंने अरेंज किया हुआ है, अरिहंत जीके इन इंग्लिश करके, उसको जाके देखें, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो कि टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती हैं। सो ग्रीन हाउस गैस इज अ गैस इन द एटमोस्फियर दैट एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन। कैसे टेम्परेचर को बढ़ाती हैं? ये गैसेस ऐसी होती हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे CO2, CO, इसके अलावा और भी हैं। ठीक है, मीथेन है। तो ये ऐसी गैसेस हैं जो कि क्या करती हैं, जो सोलर रेडिएशन आता है उसे अब्जॉर्ब कर लेती हैं, अपने आप में अब्जॉर्ब कर लेती हैं। हम जानते हैं कि सोलर रेडिएशन में हीट होता है, इससे क्या होता है कि हमारा जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब सबसे पहले आप जानिए कि ये ग्रीन हाउस होता क्या है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एक कांच की बोतल ले लें और कांच की बोतल में एक, जैसे आप क्या करें, ठीक है, उसके ढक्कन को बंद कर दें और उसमें लगातार लाइट जाने दें, तो अंदर का जो टेम्परेचर होगा ना, अंदर का टेम्परेचर होगा वो गर्म हो जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा मिलेगा आपको बाहर के टेम्परेचर से। इस तरीके से जो इफ़ेक्ट होता है इसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, और ऐसा ही होता है हमारे धरती में। हम जानते हैं कि हमारी धरती सराउंडेड है एटमॉस्फेयर से, और एटमॉस्फेयर में जो सोलर रेडिएशन आता है वो अगर यहाँ पे प्रेजेंट गैसेस की मात्रा बढ़ जाए तो वो, जैसे कि CO2 है, CO2 एक सर्टेन लेवल तक सही है, वो क्या करता है, सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है और हीट को बैलेंस करके रखता है। लेकिन CO2 की मात्रा बढ़ जाए, मान लो व्हीकुलर पोल्यूशन हो गया, कोई भी फॉसिल फ्यूल से जो पोल्यूशन होता है CO2 की मात्रा बढ़ा देगा, या फिर मीथेन की मात्रा बढ़ गई जो कि अगेन एक ग्रीन हाउस गैस है, तो क्या होगा कि इनकी मात्रा के बढ़ने से जो है टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है, ओवरऑल अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, और इसी इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो द ग्रीन हाउस गैस इज अ गैस in the atmosphere that absorbs the solar radiations, raising the temperature of the planet। क्या करता है ये, प्लानट के टेम्परेचर को रेज कर देता है। द प्रोसेस इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगला इसमें पॉइंट है कि द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस जो है वो क्या क्या है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस है उसमें वाटर वेपर आता है। आप देखना, वाटर वेपर पे अगर जैसे सोलर रेडिएशन पड़ेगा वो गर्म होता है, उसे ऑब्जर्व करता है। वाटर की तो टेंडेंसी है हीट को ऑब्जर्व करेगा वो, तो सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, तो ग्रीन हाउस गैस ये भी कहलाता है। CO2 की भी यही टेंडेंसी है कि जैसे कोई सोलर रेडिएशन आएगा वो उसे ऑब्जर्व करेगा और वो ग्रीन हाउस गैस बन जाता है। इसके अलावा मीथेन है। मीथेन के अलावा जैसे कि मैंने बताया नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन भी जो है, ये सारे जो हमारे प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि ग्लोबली जो राइज ऑफ टेम्परेचर होता है, ग्लोबली जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सो इट इज़ द इंक्रीज ऑफ अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर। अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो बढ़ता है ग्लोबली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। मैंने बताया था कि कैसे ग्रीन हाउस गैस जो है टेम्परेचर बढ़ाती हैं उनकी मात्रा के बढ़ने की वजह से। सच एज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, इमिशन हुआ है, बर्निंग ऑफ फोजल फ्यूल हो रहा है। फोजिल फ्यूल में क्या क्या हो सकता है, लकड़ी भी जलाओगे तो फोजिल फ्यूल है, आप पेट्रोलियम जलाओगे फोजिल फ्यूल है, आप डीजल जलाओगे फोजिल फ्यूल है। ऐसी कोई भी बर्निंग करते हो जिससे कि जो कि फोजिल फ्यूल है, तो वो क्या करता है, CO2 इमिट करता है, और CO2 जो गैस है वो कॉज बनती है क्योंकि वो सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेती है। एंड इसके अलावा दिस इज द टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इट इज़ द टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसमें ग्लोबली जो है एवरेज जो है सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ वो इंक्रीज होता है। अब इसको दूर किया जा सके, इसको दूर किया जा सके, इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ग्लोबली जो है बड़ी बड़ी देश मिल के बैठी, बहुत सारी कंट्रियां मिल के बैठी कि भाई ये तो इशू है, इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। जो पोलर रीजन में आइस कैप्स हैं वो पिघल जाएंगे, ओशियन का लेवल बढ़ जाएगा, ओशियन के लेवल के बढ़ने से जो ओशियन के आसपास जो एरिया है वहाँ पे वाटर राइज करेगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे ओजोन लेयर, जो कि एक ब्लैंकेट है ग्लोब के लिए। देखिए, ओजोन लेयर मैंने बताया था दोस्तों कि एक ऐसा लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसमें ये एक
पार्टिकुलर एक लेयर बनता है ओजोन लेयर, जो कि जो भी सन की रे आती हैं उसमें जो यूवी रे होते हैं जो कि कैंसरस होते हैं, जो कि आपके स्किन को डैमेज कर सकते हैं, कैंसर फैला सकते हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और फिल्टर कर देता है, यूवी रे धरती तक आने नहीं देता है इन शॉर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ सपोर्ट के लिए। So the ozone layer is located within the stratosphere about 24 किलोमीटर above the earth surface। ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ से 24 किलोमीटर के आसपास ऊपर जाओगे तो आपको ये पार्टिकुलर जो लेयर मिलेगा ये ओजोन का लेयर है। और यही वो लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर 8 to 18 के बीच में है और उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है। तो स्ट्रेटोस्फियर के ही लेयर में ओजोन लेयर आता है, जो कि ये छानने का कह सकते हैं कि यूवी रे को रोकने का काम करता है। द लेयर कंसिस्ट ऑफ ओजोन गैस मोलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड एज सनलाइट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जब सनलाइट रिएक्ट करता है तो O3 बन जाता है, ओजोन बन जाता है, और हेंस जो हार्मफुल जो यूवी रे हैं वहीं पे ऑब्जॉर्व हो जाती हैं। द ओजोन लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ बाई फिल्टरिंग द सन्स डेंजरस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। क्या करता है ये? फिल्टर करने का काम करता है। ड्यू टू इंक्रीज्ड पॉल्यूशन ऑन अर्थ, अभी जैसा कि अर्थ पे क्या है, पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। किस तरीके का पॉल्यूशन डैमेज करता है इसको, ओजोन लेयर को? तो वो है CFC, जो कि रेफ्रिजरेंट जो इंडस्ट्री है वो यूज करती है। कूलिंग जो इंडस्ट्री है वो ये इस पार्टिकुलर एजेंट को यूज़ करती है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है जो ओजोन लेयर को डिफेक्ट करता है, उसको जो है उसमें होल बनाता है। सो ड्यू टू द इंक्रीज्ड पॉल्यूशन ऑन अर्थ द केमिकल्स सच एज CFC दैट इज क्लोरोफ्लोरो कार्बन are destroying this protective ozone layer, which could lead to the increased health risk and damage agricultural and aquatic ecosystem too। तो ये काफ़ी डेंजरस होता है CFC। इसी के लिए इस CFC के पॉल्यूशन को देखते हुए ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया कनाडा के एक शहर में। कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे सभी देश मिले थे और यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फ्रॉम CFC दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन इफेक्टिव फ्रॉम 1989। कब से ये साइन हुआ है ट्रीटी, कब से ये इफ़ेक्टिव है? तो 1989 से इफ़ेक्टिव है। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज धरती पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? धरती पे सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ, और लाइफ ही अगर ओजोन लेयर की वजह से डिस्ट्रॉय होने लगे तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। सो इसलिए ये कदम जो है एक रिवोल्यूशनरी कदम मानता हूँ, काफ़ी अच्छा कदम था ये। अब हम बात करेंगे इंसोलेशन। तो दोस्तों सबसे पहले इस वर्ड को समझो कि इंसोलेशन होता क्या है। जब सोलर रेडिएशन, जब यानी कि सन की किरणें, जब सन की किरणें यानी कि सोलर रेडिएशन दैट इज़ इंटरसेप्टेड बाय अर्थ, इंटरसेप्टेड बाय अर्थ, जब ये घुसती हैं अर्थ में, ठीक है, अर्थ में घुसती हैं, इंटरसेप्ट करती हैं, तो इसे हम जब धरती पे पड़ती हैं तो इसे इंसोलेशन कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, जब सोलर रेडिएशन इंटरसेप्ट करती हैं अर्थ में तो इसे हम इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन इज मेजर विद द हेल्प ऑफ पायरोनोमीटर्स। ठीक है, पायरोनोमीटर्स के हेल्प से इसे मेजर किया जाता है कि कितना इंसोलेशन हुआ है। एंड द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। क्या क्या फैक्टर हो सकता है आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन आता है, जो धरती पे जो सन की किरणें आती हैं वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। तो वो बहुत सारे फैक्टर हैं, मेनली 3 है, जैसे कि द एरिया एंड नेचर ऑफ द सरफेस। तो होता क्या है कि अर्थ पे बहुत सारा सरफेस है, कई सारा सरफेस ऐसा सरफेस है जो कम्प्लीटली स्नो बाउंडेड है, स्नो बाउंडेड है, ठीक है, वाइट है बिल्कुल। तो होगा क्या, अगर सन रे आएगी, सन रे आएगी तो हम जानते हैं कि सन रे को ऑब्जर्व सबसे अच्छा कौन सा सरफेस करेगा, जो ब्लैक किस नेचर का हो, ब्लैक हो। वाइट तो इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है वाइट। तो जो वाइट पोर्शन है, जो अपना कोल्ड रीजन है, वहाँ पे जो है इंसोलेशन कम होगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा लेस होगा।
क्यों? क्योंकि अल्बेडो इफेक्ट होता है। अल्बेडो इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जो कि सन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। ऐसा अल्बेडो इफेक्ट होता है जो स्नोई एरिया है वहाँ पे। तो नेचर ऑफ सरफेस बिल्कुल बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है कि कितना इंसोलेशन होगा। अगर वही आप नॉर्मल इक्वेटोरियल रीजन में चले जाएँ, नॉर्मल ट्रॉपिकल रीजन में चले जाएँ, तो वहाँ पे सनलाइट सीधी पड़ती है और बिल्कुल जो है वहाँ पे डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं है, एब्जॉर्ब हो जाती है, तो गर्म रहता है, इंसोलेशन ज़्यादा आता है। सेकेंड जो फैक्टर है वो है द इंक्लाइनेशन ऑफ रेज ऑफ सन। अब देखिए इंक्लाइनेशन का क्या मतलब है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर ये प्लेन एक लाइन खींचोगे ये वाला, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो 23.5 डिग्री है। और हमारी धरती जो नॉर्थ और साउथ पोल जो लाइन हम खींचते हैं, इमेजिनरी लाइन, वो जो है इसको झुकाया हुआ है 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, अपने पोल्स पे झुकी हुई है। इस वजह से क्या होता है कि जो सन की लाइट जो है पोजीशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, रिवोल्यूशन कहते हैं। इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो कभी कभी क्या होता है कि अर्थ के ऊपर जो सन का लाइट आता है वो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा, कभी कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के होता है। और मेनली जो है ये पोलर रीजन जो है, दोनों पोल्स वाला रीजन जो है, ये कम लाइटेड होता है। मतलब सन का इंसोलेशन यहाँ पे स्लैंट जाता है कुछ इस तरीके से। अगर सनलाइट पड़ेगी तो क्या होगा, ज़्यादा इंसोलेशन होगा। अगर वो जो है स्लैंट पड़ेगा तो क्या हो, कम इंसोलेशन होगा। तो अर्थ के जो है इंक्लाइनेशन ऑफ रे पे भी फ़र्क पड़ता है। अगर स्लैंट पड़ेगा तो क्या होगा, कम इंसोलेशन होगा। अगर सीधा पड़ेगा, जैसा कि ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, इक्वेटर पे पड़ता है, तो वो बिल्कुल जो है वहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होगा। तो ये सेकेंड फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। अर्थ एंड सन के डिस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ जो है सन का चक्कर लगाती है इलिप्टिकल पाथ में। इलिप्ट जो है कुछ इस तरीके का शेप होता है, जिसमें एक सेंटर नहीं होता है, दो फोकस होते हैं, जिसे हम फोकाई भी कहते हैं। तो दो फोकस होते हैं और किसी न किसी एक फोकस पे सन रहता है और पृथ्वी इसके चक्कर काटती रहती है। इसके कभी पृथ्वी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे आ जाएगी, कभी इतने दूर भी हो जाती है। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो होगा सबसे नज़दीक होगा, तो इस समय जो है इंसोलेशन जो है सबसे ज़्यादा होगा। जब ये दूर होगा जिसे दूर होगा, तो इस समय जो है इंसोलेशन इसका सबसे कम होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है अर्थ और सन के बीच वो भी मैटर करता है कि इंसोलेशन कितना अमाउंट होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। ऑन एन एवरेज इंसोलेशन इज हाईएस्ट नियर द इक्वेटर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीधी बिल्कुल लाइट पड़ती है इक्वेटर पे। इक्वेटर ये है, देखो इक्वेटर जो अर्थ को दो इक्वल हाफ में बांटता है, एक इमेजिनरी लाइन है। 0 डिग्री लैटीट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री लैटीट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। तो यहाँ पे सन का रे जो है डायरेक्ट पड़ता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो है हाईएस्ट होता है इंसोलेशन। मार्जिनली लोअर होता रहता है ट्रॉपिक्स में, और सबसे लोएस्ट होता है पोल में। मतलब कि इस इक्वेटर से हम जानते हैं कि फिर यहाँ पे 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, और इधर 23.5 डिग्री साउथ आ जाओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है। इन रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में इक्वेटर के मुताबिक थोड़ा सा कम हो जाता है, बट जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे इधर कम होता जाएगा, और पोल्स पे ये सबसे कम होता है। ये जो पोल्स हैं यहाँ पे सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीट सरप्लस रीजन कौन सा है। ये पूरा इक्वेटोरियल रीजन जो है हीट सरप्लस रीजन है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे तो हीट जो है सरप्लस मात्रा में सन के रेस से पड़ता ही पड़ता है, लेकिन बाकी एरिया में स्लैंट हो जाता है। सन का इंक्लाइनेशन जो है, हीट का इंसोलेशन के इंक्लाइनेशन जो है, ये जो है स्लैंट हो जाती है। इसलिए यहाँ पे जो है पोलर रीजन टाइप में हीट डिफिसिट हो जाता है। हीट डिफिसिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी हीट डिफिसिट देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। The Earth's surface does not absorb all the energy that it receives.
ठीक है, मैंने बताया था ना कि अर्थ का सरफेस सारा का सारा एनर्जी को रिसीव नहीं करता है। द प्रोपोर्शन ऑफ द सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड एल्बेडो। होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि एल्बेडो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा। सबसे पहले समझो एल्बेडो होता क्या है। एल्बेडो जो होता है कि कुछ पोर्शन, कुछ पार्टिकुलर जो सन की रेडिएशन आती है उसको पृथ्वी जो है वापस भेज देती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है। उस पार्टिकुलर अमाउंट जो भी उसको भेजती है उसे हम एल्बेडो कहते हैं, जिसको वो रिसीव नहीं करती। और एल्बेडो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जो आइसी एरिया होगा, वाइट, अगर कोई धरती वाइट हो गई आइस गिर के, तो वहाँ पे एल्बेडो हाई होता है। ठीक है, एल्बेडो हाई होता है। जैसे कि पोलर रीजन में एल्बेडो हाई होगा तो इंसोलेशन वहाँ पे कम होगा। वही अगर आप जहाँ पे नॉर्मल है बिल्कुल सतह, वहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होगा। अब हम बात करेंगे हीट बजट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो है एक पार्टिकुलर हीट का बजट है, वो ऊपर नीचे नहीं होता है। इसीलिए जो है हम बहुत ठंडे और बहुत गर्म नहीं होते हैं। अगर एटमॉस्फेयर ना रहे, अगर एटमॉस्फेयर ना रहे तो पता है क्या होगा, दिन में टेम्परेचर यहाँ पे इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप उबलने लगोगे, जल जाओगे, भुन जाओगे। वही रात में इतनी ठंडी हो जाओगे कि जम के मर जाओगे। तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर, हीट को बैलेंस करने के लिए, हीट बजट बनाए रखने के लिए। तो हम इसी के बारे में जानेंगे कि हीट बजट होता क्या है धरती का। सो द अर्थ रिसीव्स एनर्जी कंटिन्यूसली फ्रॉम द सन। ऑफकोर्स सन से डायरेक्ट एनर्जी आ रही है सोलर रेडिएशन के फॉर्म में, अर्थ पे पड़ रही है। ठीक है, स्लैंट कुछ जगह पड़ रही है, कुछ जगह इधर आ रही है। इसी के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो है एटमॉस्फेयर है। तो होता क्या है कि जो ये एनर्जी आती है, बट इट्स टेम्परेचर इज स्टिल ऑलमोस्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि देखो, अगर लगातार हीट आ ही रही है तो इतना गर्म हो जाना चाहिए था ना कि धरती को, कि भाई ये इतनी जो है लाल हो जाए, बिल्कुल पिघल जाए धरती, लगातार हीट पड़ेगा तो। लेकिन ये कांस्टेंट क्यों रहता है, इसके पीछे रीजन है। दिस इज बिकॉज द एटमोसफियर लूजेज एन अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट गेन। जितना ये गेन करता है एटमोसफियर, जितना गेन करता है एटमोसफियर सन के हीट को, उतना ही लूज कर देता है। इसीलिए जो है हमारा जो है ओवरऑल जीरो चेंज आता है हमारे टेम्परेचर में। इसलिए हमारा जो है हीट बैलेंस जो है बना रहता है। समझ गए, एटमोसफियर का बहुत बड़ा रोल है। This mechanism of maintaining the balance between incoming and outgoing heat in atmosphere is called heat budget, या फिर इसे heat balance कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे तो चलिए देखते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, बिकॉज हम जानते हैं कि एयर में क्या क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। यानी कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, 78.08% है। वही अगर ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21% के आसपास है। आर्गन की बात करें तो 0.93% है। कार्बन की बात करें तो 0.03% है, जो कि अगेन कम है। और इस तरीके से कुछ और गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं। सो द एयर इज मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस हैविंग देयर ओन वेट, अपना खुद का वेट है इनका। ठीक है, जो कि वो वेट की वजह से जो है हमारे धरती पे उस पूरा एटमॉस्फेयर सराउंडेड है और हर गैस का अपना अपना वेट है। तो ये वेट एग्जर्ट करती हैं धरती के ऊपर। और वेट की वजह से हम जानते हैं कि एरिया किसी भी एरिया पे आप फोर्स लगाओगे, उस जो कि वेट के तौर में है। वेट हम क्या होता है, mg होता है, मास इनटू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो mg, अगर किसी भी एरिया पे, किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे वेट या फिर फोर्स लग रहा है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला ही है, एरिया नीचे रहेगा, वेट या फोर्स ऊपर रहेगा। ठीक है, वेट अपॉन एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस हैविंग देयर ओन वेट। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ड्यू टू इट्स वेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस। So atmospheric pressure is neither the same for all region nor the same for region all the time। ये हमेशा हर जगह बराबर नहीं होता है। रीजन क्या है उसका, बहुत सारे फैक्टर्स है। एल्टीट्यूड से चेंज होता है। आप जितना धरती से ऊपर हाइट की तरफ उठते जाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे हाई होता है ग्राउंड लेवल पे। अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होता जाएगा। वही अगर हम बात करें
टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर से भी असर पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। क्यों? क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होता है, वहाँ पे हवा जो है ऊपर उठती है, इसका मतलब वहाँ पे जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा उस पर्टिकुलर रीजन में। और जहाँ पे जो है टेम्परेचर कम है वहाँ पे हवा नीचे ही रहेगी और हाई प्रेशर होगा। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर है वो भी अफेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। इसके अलावा अर्थ का रोटेशन होने की वजह से क्या होता है कि कोरोलिसिस फोर्स जनरेट होता है। हवाएं जो है मूव करती हैं, ठीक है, हवाएं जो है मूव करती हैं। अगर जो रोटेशन होता है मतलब अपने एक्सिस पे जो अर्थ घूमती है उसके वजह से क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो विंड्स हैं वो राइट की तरफ मुड़ती हैं, ठीक है, राइट की तरफ मुड़ जाती हैं। और जो साउदर्न हेमिस्फेयर में विंड्स हैं वो किधर को मुड़ती हैं, वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ती हैं। इस पर्टिकुलर इफेक्ट को हम कहते हैं कोरिलेसिस इफेक्ट। और इस वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, हर जगह सेम नहीं होता। So atmospheric pressure is affected by various factors such as altitude, temperature and earth rotation also. अब हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्या क्या जो हमने अभी डिस्कस किया था कि ऑल्टीट्यूड है, और इसके अलावा ऑल्टीट्यूड के अलावा हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर के अलावा हमने कोरोलिसिस फोर्स को भी डिस्कस किया था। तो खैर इसको देख लेते हैं। ये फैक्टर यहाँ पे 2 फैक्टर दिखाया है, वैसे 3 फैक्टर है। अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड मतलब कि धरती की जो है हाइट अगर बढ़ती है, जैसे पहाड़ है धरती पे, तो आपका वहाँ पे अल्टीट्यूड ज़्यादा होगा मीन सी लेवल से। मीन सी लेवल से जो मैक्स जो है ऊपर तक की जो लेवल है उसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। एयर प्रेशर इंक्रीजेज व्हेन एयर डिसेंड। ठीक है, जैसे जैसे हवा नीचे उतरती है, ग्राउंड लेवल पे क्लोज आएगी तो एयर प्रेशर बढ़ेगा। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ एयर। व्हेन एयर राइजेज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड प्रेशर ऑफ इट्स मोलिक्यूल इज स्प्रेड ओवर ए लार्जर एरिया, सो इट्स प्रेशर डिक्रीजेज। समझ रहे हो ना कि अगर आप धरती पे है, बिल्कुल आप मीन सी लेवल से बिल्कुल जीरो पे हो, मीन सी लेवल के बराबर ही हो, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जो है ज़्यादा होगा। प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हवा बिल्कुल यहीं पे है, यहीं पे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप पहाड़ की तरफ चढ़ोगे तो प्रेशर जो है लो हो जाता है, प्रेशर जो है लो हो जाता है। ठीक है, ये बात समझना। टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर क्या है, द प्रेशर ऑफ एयर राइजेज व्हेन इट्स टेम्परेचर फॉल। कोल्ड प्लेस में क्या होता है, टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ की हवा ठंडी होगी। हम जानते हैं कि ठंडी हवा का नेचर होता है कि वो ज़मीन से जुड़ी रहती है, बिल्कुल धरती पे ही रहेगी बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, राइज करेगा। टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा वहाँ पे प्रेशर हाई होगा। अगर वही बात करें अगर जैसे कि पोल्स पे जो है लो टेम्परेचर एट पोल्स कॉज द एयर टू कॉन्ट्रैक्ट, हाई प्रेशर डेवलप्स, whereas the high temperature along the equator cause the air expand and low pressure develop। तो इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे सन की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे जो है टेम्परेचर हाई रहता है। और इस पर्टिकुलर रीजन में टेम्परेचर हाई होने की वजह से हवा का नेचर है कि वार्म एयर हमेशा राइज करता है, तो ये इसके वॉल्यूम के साथ ऊपर उठ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो वो होगा, प्रेशर होगा वो कम होगा, लो प्रेशर होगा। ठीक है, लो प्रेशर होगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। फिर हम बात करेंगे कुछ ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।